वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्न बैंक कक्षा 11th इतिहास विषय चैप्टर 4 इस्लाम का उदय। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 अंक एवं 4 अंक के प्रश्नों के आदर्श आंसर की चर्चा की जाएगी, जो वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप इसका जरूर अवलोकन करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रश्न बैंक आपको उपलब्ध करवाया गया है उसके 1 अंक एवं 2 अंक के आंसर का वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। अब 3 अंक एवं 4 अंक जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आदर्श आंसर के लिए आप जरूर अवलोकन करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं भी टेस्ट दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 11th चैप्टर 4 इस्लाम का उदय एवं विस्तार 3 अंक एवं 4 अंक के आदर्श उत्तर के साथ। प्रश्न बैंक में जो 3 अंक का क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर आप देखिएगा। अब्बासी क्रांति कब हुई थी? अब्बासी क्रांति 750 ईस्वी में हुई थी। अब ये क्वेश्चन 3 अंक में है तो निश्चित ही आपको इसका वर्णन भी करना पड़ेगा। 750 ईस्वी में अबू मुस्लिम के नेतृत्व में अब्बासियों की सेना ने अंतिम उम्मेद वंश के खलीफा मारवन को पराजित करके स्वयं को अब्बासी खलीफा घोषित कर दिया था। इस प्रकार उम्मेद वंश के शासन का पतन हुआ और उसके स्थान पर अब्बासी खिलाफत का युग प्रारंभ हुआ। सत्ता का यह परिवर्तन इतिहास में अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह आंसर आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब जो आपको अगले क्वेश्चन हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके, और ये सब 4 अंक के क्वेश्चन हैं आपके। अरब साम्राज्य में कृषि की उन्नति के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, है ना? या तो प्रश्न ऐसे आएगा, या अरब साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निश्चित ही हर देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ की खेती कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप यही प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। दोनों प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, अरब साम्राज्य के अंतर्गत अरबों की आर्थिक स्थिति काफी उन्नत अवस्था में थी। इसमें कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था, है ना? अरब जो इतने शक्तिशाली बने, इसमें कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अलावा यदि नीचे वाला प्रश्न आएगा साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में, तो आपको जो हमारा लास्ट बिंदु है, अरब साम्राज्य में पर्याप्त मात्रा में तेल के कुएं भी उपलब्ध थे, जिससे देश काफी प्रगति कर रहा था। तो निश्चित है आपको ये बिंदु भी ऐड करना रहेगा। लेकिन यदि हम कृषि की बात करेंगे तो कृषि में आपको लास्ट वाला बिंदु ऐड नहीं करना है। आप लिख सकते हैं, कृषि की उन्नति के लिए अरब साम्राज्य ने सिंचाई के साधनों जैसे बांधों, नहरों और कुएं के विकास पर ध्यान दिया। ओके, अरबों द्वारा कृषि भूमि के विस्तार के लिए प्रोत्साहन किया जाता था, जिसके अंतर्गत पहली बार जो खेती की जाती थी उस पर खेती करने वाले किसान को कर में छूट प्रदान की जाती थी, है ना? जब किसी नए खेत पर फसल उगाई जाती थी तो उसको कई प्रकार की रियायतें भी दी जाती थी। ओके, अरब साम्राज्य के शासक किसानों से अनेक नई फसलों जैसे संतरा, केला, बैंगन, पालक, तरबूज आदि की खेती को प्रोत्साहित करते थे, है ना? नई नई फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जाता था। अनेक नई नई फसलों का उत्पादन करने से तथा इन्हें निर्यात करने पर उन्हें बहुत अधिक आमदनी होती थी, जिससे अरब साम्राज्य लगातार शक्तिशाली होता चला गया। ये बिंदु आप लिख सकते हैं। अरब साम्राज्य में कृषि के वृद्धि के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। ओके, और अगर नीचे वाला प्रश्न आता है अरब साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, तो लगभग यही बिंदु आप वहां पर भी नोट कर सकते हैं। और जो लास्ट बिंदु है ये भी आप ऐड जरूर कर दीजिएगा। अरब साम्राज्य में पर्याप्त मात्रा में तेल के कुएं थे, जिनसे देश की काफी प्रगति कर रहा था। ओके, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की विशेषताएं बताइए, है ना? बेदुइये एक प्रकार की कबीला प्रजाति की एक जाति थी, है ना? जो कबीले में रहते थे, उनकी जाति का नाम था। अब इनका जीवन कैसा था? तो आप लिख सकते हैं, बेदुइयों का जीवन अत्यंत संघर्षशील था। संघर्षशील मतलब अपने भोजन की तलाश में यह संघर्षशील रहते थे।
यह लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। खानाबदोश आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में भटकना, है ना। यह लोग पशुचारी थे। अनेक पशुओं जैसे ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि को यह पालते थे, है ना। पशुचारी मतलब कई प्रकार के पशुओं को पालने वाले। यह लोग हरे भरे क्षेत्र जिन्हें नखलिस्तान कहा जाता था की तलाश में घुमा करते थे। आप सब जानते हैं अरब में ज्यादातर जो क्षेत्र होता है वह चारों तरफ रेगिस्तान होता है, और नखलिस्तान का अर्थ आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हरे भरे क्षेत्र को नखलिस्तान कहा जाता है। तो यह हरे भरे क्षेत्र की तलाश में घुमा करते थे और काफी दूर तक निकल जाया करते थे, है ना। और जहां कहीं भी इनको पेड़ मिलते थे तो वो सामान्यतः पेड़ वहां पे जो होते थे ना, खजूर के पेड़ होते थे। ये फलों में खजूर को ज्यादा पसंद करते थे। रेगिस्तान में ये भी आ सकता है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। ऊंट उन लोगों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन था तथा उनके सुख दुख का साथी था। आप सब जानते हैं रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। तो ऊंट उनके आवागमन का या परिवहन का मुख्य साधन था और उनके सुख दुख का साथी भी माना जाता था। या आप बेदुइयों की जीवन की विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खलीफाओं के शासनकाल की शासन व्यवस्थाओं का वर्णन करो, है ना। जब खलीफा के पास शासन व्यवस्था थी तो उन्होंने इसको सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए, तो आप लिख सकते हैं। उमैद वंश के प्रथम खलीफा मुआविया ने सबसे पहले अपनी राजधानी, जो पहले मदीना राजधानी थी, उसको हटाकर दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। ओके, तो राजधानी परिवर्तन किया सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए। खलीफाओं ने सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए वंशानुगत उत्तराधिकारी की परंपरा भी शुरू की। वंशानुगत उत्तराधिकारी ये होता है कि आज जो राजा है कल उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। तो इस प्रकार उत्तराधिकारी की परंपरा इन्होंने शुरू की ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। खिलाफत व्यवस्था को राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया। आप सब जानते हैं पहले जो खलीफा होते थे और खलीफाओं का जो शासन था वो खिलाफत व्यवस्था के अंतर्गत आता था, तो इन्होंने उसको राजतंत्र में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। राजतंत्र के बारे में आप सब जानते हैं, राजा के पास सर्वोच्च शक्ति अपने हाथों में केंद्रित हो जाती है ना। अब अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया और इस्लामी सिक्के जारी किए, है ना। अपनी खलीफाओं ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करा, अरबी भाषा को अपने पूरे संपूर्ण साम्राज्य में अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया और इस्लामी सिक्के जारी किए। उन्होंने अपने इस्लामी सिक्के जारी किए। इस प्रकार खलीफाओं ने अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत और शक्तिशाली बनाया। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा और याद भी कर लीजिएगा। पैगंबर मोहम्मद अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? वैसे ये प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन है और आपकी गत परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया गया है इस टेस्ट में। मक्का के संपन्न लोग मोहम्मद साहब के सिद्धांत और शिक्षाओं को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं थे, है ना। पैगंबर मोहम्मद को जन्मभूमि छोड़ के क्यों जाना पड़ा? तो जन्मभूमि कौन सी थी इनकी? मक्का थी। तो मक्का के संपन्न लोग मोहम्मद साहब के सिद्धांत और शिक्षाओं को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं थे। वे लोग मोहम्मद साहब के नवीन धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और संपन्नता के लिए खतरा मानते थे, है ना। उनको जो उनका नया धर्म था, जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, तो ये उनको पसंद नहीं आ रहा था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा की खुलकर निंदा की थी, है ना। मूर्ति पूजा की खुलकर निंदा की थी और आप सब जानते हैं मक्का में जो लोग थे वो सब कुरैश कबीले के लोग थे और पैगंबर मोहम्मद भी कुरैश कबीले से ही संबंधित थे, किंतु वही कुरैश कबीले के लोग इनके विरोधी हो गए थे। कुरैश कबीले के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को मारने का षड्यंत्र रचा था और यह बात पैगंबर मोहम्मद को पता चल गई, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, धर्म युद्ध के क्या कारण थे? वैसे यह प्रश्न भी आपका प्रश्न बैंक में नहीं दे रखा है, लेकिन आप इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। धर्म युद्ध, पहले तो आपको धर्म युद्ध को समझना जरूरी है। धर्म युद्ध किसे कहते हैं? तो तुर्कों और ईसाइयों के बीच जेरूसलम के लिए, है ना। जेरूसलम जो उनका पवित्र तीर्थस्थल माना जाता था, उसके लिए तुर्कों और ईसाइयों के बीच या अरबों और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ था, है ना। लगभग 5 युद्ध, धर्म युद्ध हुए थे। इसमें धर्म केंद्र में था, तो ऐसे युद्धों को धर्म युद्ध कहा जाता है। ओके, अब इसके कारण क्या थे? तो 1076 ईस्वी में तुर्कों ने जेरूसलम अर्थात ईसाइयों के पवित्र तीर्थस्थल पर अधिकार करके ईसाइयों को बलात् मुसलमान बनाना प्रारंभ कर दिया। बलात् मुसलमान मतलब जबरदस्ती मुसलमान बनाना प्रारंभ कर दिया था।
तुर्क लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए यूरोप के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जिससे पश्चिमी यूरोप और तुर्कों के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित होने लगी थी। जब लगातार उनका क्षेत्र हड़प रहे थे यूरोप का, तो दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति हुई। अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी यूरोप और तुर्कों के बीच युद्ध का कारण बनी, है ना। हर कोई व्यापार की सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था, तो यह भी दोनों के बीच युद्ध का एक कारण बना। और तुर्कों के अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, इससे ईसाइयों तुर्कों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी। ओके, यह आप बिंदु धर्म युद्ध के कारण लिख सकते हैं, है ना। और यह फीडबैक में आपको दे रखा है 5 बार धर्म युद्ध हुए जो लगभग 1058 से 1251 ईस्वी तक चले, जिसमें अंतिम सफलता तुर्कों को हाथ लगी। तो निश्चित ही ये जो आपको तिथियां बता रखी है, ये संभावित तिथियां हैं। कहीं कहीं इसमें अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कुछ और भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमारे बुक के आधार पर बताया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्म युद्ध के परिणाम। यह आपके प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दे रखा है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी आईएमपी है, तो आप इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। धर्म युद्ध के परिणाम या धर्म युद्ध के प्रभाव, 2 तरीके से प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। आप जब प्रश्न बैंक देखेंगे तो आपके प्रश्न बैंक में प्रश्न है धर्म युद्ध के क्या परिणाम सामने आए या क्या प्रभाव सामने आए, और एक है यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए हम फीडबैक में उसका आंसर देखेंगे। ओके, यहां हमने देखा है धर्म युद्ध के परिणाम। इन धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप मुस्लिम शासकों का अपने ईसाई प्रजाजनों के प्रति दृष्टिकोण कठोर हो गया। जहां जहां पर मुस्लिम साम्राज्य था और वहां पर ईसाई थे, तो ईसाई प्रजाजनों के प्रति उनका दृष्टिकोण कठोर हो गया। इन धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के देश अब संगठित हो गए थे। वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी, है ना। लगातार यदि कोई विरोध करता है, दबाता है, तो सब लोग संगठित हो जाते हैं। तो यूरोप में भी लोग संगठित हुए, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। ओके, धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप चर्च के प्रभाव में कमी आई। अब जब लगातार 150-200 सालों तक ये धर्म युद्ध चला, तो इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप चर्च के प्रभाव में कमी आ गई, जिससे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपको पता है धर्म सुधार आंदोलन जो अपना क्या बोलते हैं उसको, मार्टिन लूथर, है ना। मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना, जो धर्म सुधारक रहा था। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेसन में। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब लगातार 150-200 सालों तक ये युद्ध चले, तो इसके कारण लोग पुनर्जागृत हुए। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतवाद के पतन का मार्ग खुल गया। धीरे धीरे इन धर्म युद्धों के बाद सामंतवाद का भी पतन हो गया। ओके, तो ये थे धर्म युद्ध के परिणाम। अब आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया पर धर्म युद्ध के क्या प्रभाव हुए। तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। धर्म युद्ध से यूरोप व एशिया में व्यापार का काफी विकास हुआ। यूरोपवासी पश्चिमी एशिया के संपर्क में आए तथा उसके सहयोग से व्यापार के क्षेत्र में अग्रसर होने लगे। पश्चिमी एशियाई देशों की बढ़ती मांग को पूरा करने की दृष्टि से यूरोप में उत्पादन बढ़ने लगा। अब जब धर्म युद्धों का क्या परिणाम निकला, तो पश्चिमी एशियाई देशों की बढ़ती मांग को पूरा करने की दृष्टि से यूरोप में उत्पादन बढ़ने लगा। यूरोप एशिया में संस्कृति का आदान प्रदान और विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा। इतने लंबे समय तक यह युद्ध चलता है, तो निश्चित है यूरोप और एशिया में भी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं कौन कौन सी है या इस्लाम धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं। यह भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन प्रश्न बैंक में नहीं था, आप इसको भी तैयार करिएगा। इस्लाम के अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है ना। ये आप इस्लाम धर्म की शिक्षाएं में लिख सकते हैं, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं लिख सकते हैं, इस्लाम धर्म के सिद्धांत, कुछ भी आए आप लगभग इन्हीं बिंदुओं पर अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इस्लाम के अनुसार अल्लाह के सिवाय कोई और परमात्मा नहीं है और हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर है। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार आत्मा अमर है, बुरे कर्म वालों को दोजख तथा अच्छे कर्म वालों को जन्नत नसीब होती है। ओके, इस्लाम के अनुसार सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए व छल कपट से दूर रहना चाहिए। कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इस पर सभी को यकीन करना चाहिए। तो ये इस्लाम धर्म के सिद्धांत है या पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं हैं या इस्लाम धर्म की शिक्षा है, कैसे भी आए प्रश्न तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए, है ना। यह प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न बैंक में दे रखा है, तो आप इसको एक बार जरूर सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। अरबों, ईरानियों और तुर्कों द्वारा स्थापित जाति पक्षपात रहित थे, है ना। उनका जो राज्य शासन वो जो चलाते थे शासन, उसमें जाति पक्षपात रहित थे। ये राज्य किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था, किसी संस्कृति की एकल भाषा के बजाय सामान्य अर्थव्यवस्था संस्कृति के कारण संबद्ध रहे, शक्तिशाली बने। यह
मध्यवर्ती इस्लामी देशों में व्यापारी, विद्वान तथा कलाकार स्वतंत्र रूप से आते जाते थे। इस प्रकार विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार होता चला गया और बहुत संस्कृतियों यहाँ पर देखने को मिली। ओके, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आप इसको बस देख लीजिएगा, है ना। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न वैसे कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हम। रास्ते में पड़ने वाले नगरों का उल्लेख करते हुए समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए। तो ये वाला प्रश्न भी संभावित ही है। वैसे एनसीईआरटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एमपी बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देख लीजिएगा और इसको भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करके याद कर लीजिएगा। समरकंद, समरकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, से दमिश्क सीरिया तक की यात्रा करते हैं, तो कई देशों और शहरों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रश्न हमारा कि आप समरकंद से दमिश्क तक की यात्रा का वर्णन कीजिए, मतलब कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश से आप गुजरेंगे। तो आप लिख सकते हैं, यदि हम सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे, यदि हम सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो हम समरकंद, सबसे पहले हम उज्बेकिस्तान जो समरकंद में है, तो उज्बेकिस्तान, समरकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में स्थित है, तो समरकंद से चलकर करसी, करकी जो तुर्कमेनिस्तान में है, तेहरान ईरान, बगदाद जो इराक होते हुए दमिश्क सीरिया तक पहुंच सकते हैं। मतलब इतने देशों और इतने शहरों के बीच से होकर आपको गुजरना पड़ेगा यदि आप रोड से जाते हैं तो। ओके, समरकंद मध्य एशिया का सर्वाधिक प्राचीन नगर है। अब आपको पता होना चाहिए कि समरकंद की हम चर्चा कर रहे हैं, तो समरकंद मध्य एशिया का सर्वाधिक प्राचीन नगर माना जाता है। यह अपने प्राचीन भवनों, मस्जिदों, मकबरों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। तैमूर का मकबरा भी समरकंद में ही स्थित है। यह बात भी आप याद रखिएगा, कभी वस्तुनिष्ठ में आ सकता है, वैसे ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। बगदाद इराक की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है, दमिश्क सीरिया की राजधानी है। ये सभी राजधानियां और नगर विविध संस्कृतियों के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखा है ना। यदि आपका प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप तो बस उतना ही लिख दीजिएगा, यदि हम सड़क मार्ग पर जाते हैं तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उतना ही आंसर लिख देंगे, पर्याप्त है। हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब हम व्यू स्कोर पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यू स्कोर आ चुका है। 3 अंक और 4 अंक के जो हमने आदर्श आंसर अभी हल किए हैं, 26 आउट ऑफ 26 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी हमने क्वेश्चन आंसर हल किए हैं वो सभी सही हैं। आप भी इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप पार्टिसिपेट करें, अपना स्व मूल्यांकन करें। ऐसे ही 11th और 12th के एनसीईआरटी से संबद्ध इतिहास की टेस्ट श्रृंखला मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर प्रत्येक चैप्टर का अवलोकन कर सकते हैं और लिंक पर जाकर स्वयं टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नए तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरी कोशिश की गई है कि एक ही वीडियो में संपूर्ण चैप्टर का सार आपको उपलब्ध करवाया जाए। इस टेस्ट से संबंधित यदि आपके कोई सुझाव हो या कहीं टेस्ट समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।